हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और ये है वीकली करंट अफेयर्स फर्स्ट वीक अक्टूबर 2025 का। तो पूरे सप्ताह का इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको मिल जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों। और आपको पता है कि वीकली और मंथली या ईयरली जो करंट अफेयर्स होता है उसमें हम लोग टॉपिक वाइज चलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग क्या, राजनीति और केंद्र राज्यों के फैसले से रिलेटेड। और इसका जो पीडीएफ है ना, काफ़ी डिटेल में, यहाँ तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा, डेली में बहुत डिटेल में बात करते हैं। तो इसका पीडीएफ जो है ना डिटेल में ये शार्प लर्निंग ऐप पर मिल जाएगा। जिन लोगों ने करंट अफेयर्स का मेंबरशिप लिया हुआ है वो या कोई कोर्स परचेज हुआ है उनको। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न यहाँ पर होगा, किस राज्य सरकार ने बलौद जिले को भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित कर दिया है? आंसर क्या होगा इसका? छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ ने ये काम किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन सकता है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किस जिले को भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया? या ये भी सवाल हो सकता है कि भारत का पहला बाल विवाह जो न मुक्त जो जिला है वो कौन है? तो इसका आंसर बलौद है। ये नाम आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि ये बहुत ही समाज को परिवर्तित करने वाला और समाज पर बहुत व्यापक सकारात्मक असर डालने वाला ये फैसला है। और ये डिसीजन है वहाँ के लोगों का भी, सरकार का भी, सबका। ठीक है, तभी तो बाल विवाह मुक्त हुआ है। तो ये याद रखना है आपको, बलौद ये जो है ना वो है। ओके, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने ये कब ऐलान किया है? अभी हाल ही में किया है, 30 सितंबर को ये ऐलान किया है बलौद। छत्तीसगढ़ का मैप आप यहाँ पर ये देख रहे हैं प्यार भारत में। और वहाँ पर आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि यहाँ बाल विवाह मुक्त ये पूरा का पूरा जो है ना वो जिला है। यहाँ पर जो गांव है 436 गांव हैं, ग्राम पंचायत, और इसके अलावा 9 शहरी निकाय हैं। तो उन सबको राज्य सरकार के द्वारा अनौपचारिक रूप से ये प्रमाण पत्र दिया गया है। और ये फैसला इम्पॉर्टेंट क्यों है, या ये जो पूरे समाज का ये जो निर्णय है और जिन्होंने इतने वक्त तक किया काम कि बाल विवाह नहीं होने दिया, वो एक उपलब्धि है। और केंद्र सरकार की जो बाल विवाह मुक्त भारत एक अभियान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अगस्त 2024 को चलाया था, उसके तहत ये प्रेरित है और उसी के तहत ये चीज़ें हुई हैं। बाल विवाह मुक्त भारत जो अभियान है उसमें। अब बाल विवाह की भी बात कर लें। बाल विवाह कानून बना हुआ है और वो कानून है 2006 का, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। और उसमें बाल विवाह को रोकने के लिए, उसको समाज से उन्मूलन करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया। एक और बात बता दूं, यहाँ बाल विवाह जो है ना वो कराने पर और करने पर सजा का प्रावधान है। लेकिन एक बार अगर विवाह हो गया तो उसको खारिज नहीं किया जा सकता है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में ये बात चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने एक सजेशन भी दिया था सरकार को कि इसको खारिज करने का भी कुछ प्रावधान होना चाहिए कि बाल विवाह हो जाए तो उसको खारिज कर दिया जाए। एक बार हो गया तो फिर वो वही चीज़ें होती हैं, फिर तलाक का मामला तो चलता है, तलाक को लेकर तब खारिज होता है। तो यहाँ कानून में आप एक बहुत ही अजीब सी स्थिति देखते हैं कि बाल विवाह जो है वो गलत है, निषेध है, लेकिन अगर बाल विवाह हो चुका है तो फिर वो वैध ही माना जाएगा, उस विवाह को अवैध नहीं कहा जाएगा। ठीक है, और उसमें जो शामिल लोग हैं उन लोगों पर सजा की प्रावधान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के शताब्दी वर्ष पर चेयरमैन ने नया प्रतीक चिन्ह यानी लोगो जारी किया है। तो ये मतलब उस लोगो में जो ना किस पेड़ के पत्तों की माला बनाई गई है? आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा बरगद। ठीक है, बरगद के पेड़ की। और चेयरमैन है कौन? डॉक्टर अजय कुमार। तो उन्होंने ये नया लोगो जारी किया है, जो लोगो देख रहे हैं आप। इसमें क्या है? यहाँ पर अशोक स्तंभ है, भारत का प्रतीक चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह, और फिर यूपीएससी लिखा हुआ है। और ये जो है ना ये बरगद के पत्ते हैं और यहाँ नीचे संघ लोक सेवा आयोग लिखा है। तो ये जब लोगो जारी किया गया है पूरा बताया गया है कि ये कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, तो ये बरगद के पत्तों की माला है। यूपीएससी की जो स्थापना हुई थी वो 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। किस कमीशन के सिफारिश पर? यह भी सवाल हो सकता है। तो ली कमीशन, लॉ कमीशन नहीं, ली कमीशन के सिफारिश पर ये हुई थी स्थापना। कब की बात है? 1926 की बात है। ओके, और ये भारत सरकार अधिनियम 1919 उसके प्रावधानों के तहत हुआ था।
ओके, क्लियर होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने देश का अटॉर्नी जनरल पुनः किसे नियुक्त किया है, फिर से बनाया? आंसर होगा आर वेंकटरमणी, ये याद रखना है आपको। तो 30 सितंबर को इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था, लेकिन फिर से इनको 1 अक्टूबर को जो है ना वो फिर से इनको नियुक्त कर लिया गया है अगले 2 साल के लिए। अच्छा, ये पहली बार कब बने थे अटॉर्नी जनरल इस देश के? 1 अक्टूबर 2022 को बने थे। ओके, उस समय इन्होंने के वेणुगोपाल की जगह ली थी और फिर ये आर वेंकटरमणी जो है ना वो बने थे। ओके, देश के ये 16वें अटॉर्नी जनरल हैं, मूलतः तमिलनाडु से हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 यानी 76 उसके अनुसार भारत का अटॉर्नी जनरल जो है वो भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है, सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है भारत का, और उसका काम है भारत सरकार को मुख्य तौर पर कानूनी सलाह देना और कानूनी मामले में केंद्र सरकार का पक्ष रखना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सब जगहों पर। और वो संसद के दोनों सदनों में कार्रवाई में भाग ले सकता है, वहाँ बोलने का भी अधिकार उनके पास है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है संसद में। और एक और बात, वो सारे विशेषाधिकार और इम्यूनिटी जो एक सांसद के पास है वो आर वेंकटरमणी के पास भी है, यानी अटॉर्नी जनरल के तौर पर। कैसे नियुक्ति होती है? संवैधानिक पद है ये, और केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है और ये राष्ट्रपति की इच्छा पर पद पर रहते हैं। जब सरकार को मन होगा कि इनको हटा दिया जाए तो सरकार जो है रिकमेंडेशन भेजेगी और राष्ट्रपति तुरंत इनको हटा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। CISF के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? प्रवीर रंजन बन गए हैं नए डायरेक्टर जनरल। तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया है और 1993 बैच के IPS अधिकारी हैं। CISF का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ओके, ये इसका काम क्या है? इसका काम है जो सुरक्षा व्यवस्था है किसी परिसर की, खास परिसरों की, खास जगहों की, जैसे संसद हो गया, जैसे आपके जो मेट्रो स्टेशन, मतलब सरकार जहाँ पर दायित्व देती है उस जगहों की सुरक्षा करना, बड़े बड़े जो उद्योग हैं, रिफाइनरी है, इन सब चीज़ों की, ताकि वो सेफ रहें। अगला क्वेश्चन लेते हैं। BCCI के नए अध्यक्ष सितंबर 2025 में कौन बने हैं? मतलब सितंबर के लास्ट में बने ही हैं, ठीक है, तो ये अक्टूबर के वीकली में हमने इसको रखा है। आंसर क्या होगा? मिथुन मनहास। क्या नाम है? मिथुन मनहास। मात्र 45 ईयर के हैं और BCCI के 47वें अध्यक्ष बने हैं। और किसकी जगह ली है इन्होंने? रोजर बिन्नी की जगह ली है उन्होंने। ओके, तो अध्यक्ष तो बन गए हैं मिथुन मनहास। उपाध्यक्ष कौन बने हैं? राजीव शुक्ला, जो पहले भी थे फिर से बन गए हैं। सेक्रेटरी बने हैं देवजीत सैकिया। क्या नाम है? देवजीत सैकिया। और IPL के चेयरपर्सन कौन बनाए गए हैं? तो अरुण ठाकुर बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसको नियुक्त किया है? आंसर क्या होगा? शिरीष चंद्र मुर्मू। क्या नाम है? शिरीष चंद्र मुर्मू। फोटोग्राफ देख रहे हैं। और 9 अक्टूबर से ये प्रभावी होगा और 3 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होगा। किसकी जगह ली है उन्होंने? राजेश्वर राव की जगह ली है। देखिए, RBI में ना 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और उनके बॉस होते हैं गवर्नर RBI के। ठीक है, संजय मल्होत्रा गवर्नर हैं अभी, और उनके अंडर में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो एक राजेश्वर राव, जो कि अब वो रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह शिरीष चंद्र मुर्मू। दूसरे हैं T रविशंकर। तीसरे हैं स्वामीनाथन जे। चौथे हैं डॉक्टर पूनम गुप्ता। तो ये 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और उन सब का जो काम होता है वो अलग अलग बांटा होता है। किसी का मुद्रास्फीति को देखना काम होता है, किसी के को नोट के सर्कुलेशन और उसको लेकर काम होता है, किसी का बैंकिंग व्यवस्था पर नज़र रखने का काम होता है। ये अलग अलग काम होता है जो कि सहायता प्रदान करते हैं किसको? गवर्नर को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि बिहार में बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं अभी, जैसे दरोगा, कांस्टेबल, इंटर स्तरीय, CGL, ADO, स्टेनोग्राफर, सहायक परिचर। काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, ढेर सारी। तो हमने क्या किया है? ऑल इन वन बिहार बैच लॉन्च कर दिया है और इसकी क्लासेस जो है ना वो 11 अक्टूबर से शुरू हो रही हैं और इसमें सभी विषयों के लाइव क्लासेस होंगे प्लस टेस्ट सीरीज होंगे सबके। ओके, तो एक साथ सबकी तैयारी आप कर सकते हैं क्योंकि सिलेबस लगभग सबका ना थोड़ा ऊपर नीचे है, लेकिन लेवल पर लेकर पढ़ाया जाएगा।
इस तरीके से तो पूरी टीम है हमारी, और इसके साथ फ्री में करंट फोर्स का बेसिक मेंबरशिप भी मिल जाएगा मात्र 600 रुपीज़ में, और ये प्राइसेस बढ़ जाएंगे, उससे पहले आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, कहाँ पर? शार्प लर्निंग ऐप पर एक साथ आपको हो जाएगा, जिसमें मैं करंट फोर्स पढ़ाता हूँ और इस तरह से पूरी टीम है हमारी। ओके, अगर आप अलग अलग बैच भी लेना चाहते हैं तो जैसे बिहार ADO का अलग बैच है, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का, तो वो भी बैच है, अलग से ले सकते हैं। सुपर बिहार दरोगा बैच है, SI वाला बैच अलग से है, कांस्टेबल का जो है बैच वो अलग से है, इंटर स्तरीय जो बम्पर वैकेंसी है करीब 23,000 के आसपास है, उसका अलग भी बैच है, और इसके अलावा जो बिहार CGL है उसका भी अलग बैच बना हुआ है। लेकिन अगर समग्र चाहते हैं तो ऑल इन वन बैच ले सकते हैं, आप परचेज कर सकते हैं, और प्राइसेस बढ़ जाएंगे उससे पहले। तो शार्प लर्निंग ऐप पर है। और यहाँ पर और भी बता दूँ, जो BPSC 72वीं BPSC की तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए शानदार बैच चल रहा है, प्री और मेंस दोनों के लिए फाउंडेशन बैच है, फ़ोन नंबर भी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप पर। ओके, और करंट फोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए दो तरह की मेंबरशिप है, एक बेसिक मेंबरशिप है और ISPCS मेंबरशिप है। अगर आप ISPCS या स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर वो मेंबरशिप प्लान ले, 1 साल का होता है, उसमें वीडियो टेस्ट PDF सब कुछ मिलता है, पिछले 2 सालों के कंटेंट मिलते हैं, अगले 1 साल तक अपडेट मिलता रहता है। तब बात करेंगे हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, और प्रश्न यहाँ पर होगा कि RBI ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा जो कि अक्टूबर 2025 में हुई है, तो उसमें रेपो रेट में बदलाव नहीं किया है, तो ये रेपो रेट कितनी है? आंसर क्या होगा इसका? 5.5%। ठीक है, 5.5%। तो RBI के गवर्नर हैं, ये देख रहे हैं आप, तो इन्होंने ये ऐलान किया है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई, द्विमासिक होती है, 2 महीने में एक बार मीटिंग होती है, और उसमें देश की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको तय किया जाता है, रेपो रेट को, रिवर्स रेपो रेट को तय किया जाता है। अब आपके मन में होगा कि रेपो रेट क्या होता है, जो बरकरार रखा गया है उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, इसको अगर आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो आप जैसे बैंक से लोन लेते हैं ना, तो उस पर ब्याज लगता है, ठीक है, ऐसे ही बैंकों को भी बहुत भारी रकम की ज़रूरत पड़ती है कभी कभी, ठीक है, और लोन देने के लिए भी। तो वो किससे लेता है? ये जो लोन है वो RBI से, RBI लोन देता है बैंकों को, और RBI जिस दर से ब्याज लेता है ना, उसी को कहते हैं रेपो रेट। ठीक है, अच्छा, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? उल्टा, यानी अगर बैंकों के पास ज़्यादा पैसा है तो वो जमा करवा देता है RBI के पास, फिर RBI जो है ना वो ब्याज देता है उसको, तो वो रिवर्स रेपो रेट होता है। तो ये हो गया रेपो रेट। ठीक है, अब रेपो रेट का क्या फ़र्क पड़ता है? रेपो रेट का सीधा फ़र्क ये पड़ता है कि आप जो लोन लेने जा रहे हैं उसका ब्याज जो है ना वो कम या ज़्यादा हो जाएगा। अगर RBI रेपो रेट ज़्यादा रखता है तो ब्याज मतलब जो है ज़्यादा लगेगा, आप लोन लेंगे वो महंगा मिलेगा। अगर RBI रेपो रेट को कम रखता है तो आपको लोन सस्ता मिलेगा, यानी कम ब्याज पर जो है ना लोन लेगा, बैंक जो है ना आपको कम ब्याज पर लोन देगी। अब कहिएगा कि ठीक है, एक तो फ़र्क पड़ गया, अब इससे समाज पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो इससे देखिए, इससे महंगाई को कंट्रोल करने की बड़ा ये मिलता है, एक बहुत बड़ा टूल है RBI के पास महंगाई को कंट्रोल करने की। ठीक है, अब आप कहेंगे महंगाई कंट्रोल करने का काम तो केंद्र सरकार की है। देखिए, केंद्र सरकार की जिम्मेदारियां हैं, लेकिन प्रमुख जिम्मेदारी महंगाई को कंट्रोल करने की RBI के पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। वो इसको कैसे करता है? वो क्या करता है ना, मार्केट में मनी का फ्लो को कंट्रोल करता है RBI। ठीक है, भारत का केंद्रीय बैंक है, सर्वोच्च बैंक है, तमाम बैंकें इससे जुड़ी हुई है। अब ये क्या करता है कि रेपो रेट को अगर मान लीजिए बढ़ा दिया इसने, तो फिर क्या होता है कि मतलब अगर महंगाई ज़्यादा बढ़ गई, ओके, महंगाई ज़्यादा बढ़ गई तो फिर महंगाई कैसे बढ़ती कैसे है? जब खरीदने वाले ज़्यादा हैं और सामान कम है, ठीक है, तो सामान का रेट बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। ओके, लेकिन अगर खरीदने वाले कम हो जाएं तो क्या होगा? सामान का रेट भी कम हो जाएगा, तो महंगाई कम हो जाएगी। ऐसे ही ये कंट्रोल करता है। ये क्या करता है? रेपो रेट को बढ़ा देता है अगर मार्केट में महंगाई ज़्यादा है तो। रेपो रेट को जो बढ़ा दिया तो ऐसे में क्या होगा? बैंकों से जो लोन लेना है वो महंगा पड़ जाएगा, तो फिर लोग भी सोचेंगे कि अभी बैंक से लोन लेना सही नहीं है। तो इस समय क्या होगा? मार्केट में जो रुपया है लोन के तौर पर आ रहा है वो महंगा होगा और लोग कम इस्तेमाल करेंगे, खर्च कम करेंगे। उस तरीके से जब मनी का फ्लो कम हो जाएगा तो फिर सामान जो उतना ही है तो सामान की कीमत जो है ना वो घट जाएगी। तो ये होता है, इस तरीके से कंट्रोल करना होता है। अच्छा, महंगाई भी बढ़ना जरूरी है हर साल, ऐसा भी नहीं है कि महंगाई 0% ही रहे तो ठीक रहेगा, नहीं। 2 से लेकर और
6% के बीच में महंगाई अगर बढ़ रही है तो वो अच्छी बात मानी जाती है। ठीक है, 2% से कम अगर महंगाई बढ़ रही है तो ये अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं माना जाता है, और 6% से ज़्यादा बढ़ गया तो भी उसको अच्छा नहीं माना जाता है। तो अगर महंगाई दर 2% से कम है तो ये क्या करता है, ये फिर रेपो रेट को और ज़्यादा घटा देता है ताकि लोग ज़्यादा लोन लें, रुपया ज़्यादा आ जाए, और तो लोग के पास आएगा तो लोग खर्च करेंगे, लोग खर्च करेंगे तो ज़्यादा खरीदार मिल जाएंगे। ऐसे में क्या होगा, फिर महंगाई जो है फिर ऊपर चढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा टूल है आरबीआई के पास। इससे रिलेटेड कई बार सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में मैंने बता दिया। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताना आप। अगला क्वेश्चन, भारत और यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA, तो उसके किन देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 1 अक्टूबर 2025 को लागू हो गया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। ये जो है ना वो 4 ये देश हैं और चारों देशों का समूह है। और इस एग्रीमेंट की सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात ये है कि 100 अरब डॉलर का निवेश ये चारों देश भारत में करेंगे और 10 लाख जॉब्स क्रिएट होंगे उसके ज़रिए। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी ये बाइंडिंग एग्रीमेंट इसमें हुआ है, और इसमें बहुत सारे सामान को भारत ने फ्री कर दिया है। यहाँ पर लाने का टैरिफ नहीं लगेगा, यानी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। उसने भी अपना काफ़ी कुछ सामान को इंपोर्ट ड्यूटी फ्री कर दिया है ताकि भारत का सामान उन देशों में जा सकेगा बेहतरीन ढंग से। अब इन देशों को देख लेते हैं। ठीक है, जो 4 देश हैं ये यूरोपीय देश हैं, लेकिन यूरोपीय यूनियन के हिस्सा नहीं है, EU के हिस्सा नहीं है, यूरोप में है लेकिन। ठीक है, एक बार मैप के ज़रिए समझ लेते हैं इस चीज़ों को। अपना प्यारा भारत है और चलते हैं अब कहाँ, यूरोप की ओर। और यूरोप में ये जो रेड कलर का अभी हाँ दिख गया आपको, यहीं पर ये देश हैं। ये आइसलैंड हो गया, ये नॉर्वे हो गया, ये स्विट्जरलैंड हो गया, और यहीं पर लिechtenstein है, ये छोटा सा देश है एक और। ठीक है, तो इन सब को एक बार देख लेते हैं। देखिए, तो ये आइसलैंड है और ये एक नॉर्डिक देश का ही है यहाँ पर। ठीक है, इसकी राजधानी रेकजाविक है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस्टुन फ्रॉस्टडॉटर। और यहाँ पर मुद्रा चलती है आइसलैंडिक क्रोन। ठीक है, और दूसरा जो है ना वो ये यहाँ पर ये नॉर्वे है। नॉर्वे देख रहे हैं आप, नॉर्डिक देश है, और नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो है। यहाँ पर सम्राट होते हैं, हेराल्ड वी नाम है उनका, प्राइम मिनिस्टर हैं जोनास गहर स्टोर। यहाँ पर मुद्रा चलती है नॉर्वेजियन क्रोन। ओके, और जो तीसरा देश है वो देख रहे हैं यहाँ, ये है स्विट्जरलैंड। इसकी राजधानी बर्न है। स्विट्जरलैंड जो है ना वो लैंड लॉक्ड देश है। ठीक है, चारों तरफ से कोई ना कोई देश है, लैंड सीमा है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं किरिन केलर सटर, और मुद्रा यहाँ पर चलती है स्विस फ्रैंक। ठीक है, तो इन चारों देशों में सबसे ज़्यादा व्यापार भारत का इन 4 देशों की अगर बात करें तो स्विट्जरलैंड से होता है। और एक और देश है, उसका नाम क्या है, लिechtenstein। ये यहाँ पर ये छोटा सा देश है, इतना ही बड़ा, ये बस इतना ही सा। क्या नाम है, लिechtenstein। और इसकी राजधानी है जो है वादुज है इसकी राजधानी। प्राइम मिनिस्टर भी हैं यहाँ पर ब्रिजत हास। यहाँ पर मुद्रा चलती है स्विस फ्रैंक ही, जो स्विट्जरलैंड की मुद्रा है वही वहाँ भी चलती है। और ये इसकी जो क्षेत्रफल है ना मात्र 160 वर्ग किलोमीटर है। भारत का अगर हम किसी शहर को देखें तो झांसी का जो केवल शहर क्षेत्र देख लीजिए, गांव नहीं क्षेत्र, केवल शहरी क्षेत्र, उतना ही बड़ा ये एक देश है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने RSS के शताब्दी समारोह में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। तो भारतीय मुद्रा पर पहली बार इनमें से कौन सा चित्र अंकित किया गया है? क्या होगा आंसर? क्या होगा इसका? भारत माता। ठीक है, भारत माता के चित्र इसमें अंकित किया गया है जो देख रहे हैं। और यहाँ पर देख लीजिए ये क्या लिखा हुआ है, स्मारक सिक्का है। ये आपके पास नहीं आएगा, ये डेली के यूज़ के लिए नहीं है, केवल ये दिखावे के लिए, इसलिए इसको कहते हैं स्मारक सिक्का। और ये स्मारक सिक्का आप देख रहे हैं, ये जो है ना वो सिक्का जारी किया गया है RSS के 100 वर्ष पूरे होने पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि मूडीज़ ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग Baa3 रेटिंग को स्थिर आउटलुक के साथ अपरिवर्तित रखकर, मतलब कोई बदलाव नहीं करके जो ना वो रखा है। तो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग का अर्थ क्या होता है?
यहाँ पर सवाल ये होगा, सवाल समझ गए ना, कि जो रेटिंग है ना उसको इतना बरकरार रखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या होगा, इसमें से क्या आंसर होगा इसका आंसर होगा कि किसी देश की कर्ज चुकाने की जो क्षमता है और इसकी इच्छा है उसका आकलन होता है कि किस तरह से कर्ज चुका सकते हैं। जैसे आप जानते होंगे अभी क्रेडिट रेटिंग होता है, किसका 800 है, 900 है, किसी का 700 है, किसी का 600 है, तो उसी क्रेडिट रेटिंग को देखकर आप पर ब्याज लगाया जाता है अगर आप लोन लेने जाते हैं तो। मतलब एक तरह से ये पता चलता है कि आपके कर्ज चुकाने की क्षमता कैसी है। इसी तरह से हर देश की रेटिंग होती है और कई सारी एजेंसी है जो रेटिंग का काम करती है। ये देश की जो कर्ज चुकाने की क्षमता है इसको देखा जाता है, जैसे मूडीज है, ठीक है। इसके अलावा S&P है, इसके अलावा फिच रेटिंग्स है, ये सब वो करते हैं। उसी के आधार पर ये होता है कि सरकार को लोन दिया जाए कि नहीं दिया जाए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं वो फिर यहाँ पर निवेश करने, यहाँ पर पैसा लगाने और लोन देने, उस पर निर्भर करता है चीज़ों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, डिफेंस से रिलेटेड प्रश्न होगा यहाँ पर। अब भारत का पहला सुपरसोनिक जेट MiG-21 एयरक्राफ्ट 26 सितंबर 2025 को रिटायर हो गया, तो इसे किस वर्ष वायुसेना में शामिल किया गया था? 1963 में इसको शामिल किया गया था पहली बार, ठीक है। तो चंडीगढ़ एयरबेस जो है ना वहीं पर ये विदाई दी गई है और ये विमान, ये फाइटर जेट अब आधिकारिक तौर पर अब सेवाएं इनकी समाप्त हो गई हैं। और विदाई समारोह के दौरान रक्षा मंत्री भी थे राजनाथ सिंह वहाँ पर, और एयर चीफ मार्शल हैं AP सिंह, तो उन्होंने आखिरी उड़ान भी इस पर भरी। आगे बढ़ते हैं और अब टॉपिक है पुस्तक लेखक से। क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि परमेश्वर नरेंद्र मोदी ने किस विदेशी महिला प्रधानमंत्री के संस्मरण पुस्तक के भारतीय संस्करण के लिए प्रस्तावना लिखी है? आंसर क्या होगा? जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है। तो ये बुक है और फॉरवर्ड्स बाय परमेश्वर नरेंद्र मोदी एंड डोनाल्ड ट्रंप जूनियर। तो दो लोगों ने लिखा है, एक तो डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनके बेटे हैं, उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, तो उन्होंने लिखा है, और परमेश्वर नरेंद्र मोदी ने लिखा है। तो भारत का जो संस्करण है उसके लिए, ठीक है। तो इटली की परमेश्वर हैं जॉर्जिया मेलोनी, तो उन्होंने ये किताब लिखी अपने बारे में उन्होंने लिखा है, अपनी यादों के बारे में लिखा है, ठीक है। कैसे वो प्राइम मिनिस्टर बनी, कैसे कैसे उन्होंने संघर्ष किया, इन सब चीज़ों को लिखा है इस बुक में, और इसका प्रस्तावना लिखी है परमेश्वर नरेंद्र मोदी ने। इटली देख रहे हैं आप मैप में। अगला क्वेश्चन अब स्पोर्ट्स से होगा। अब पसंद आ रहा हो ना तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों को। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो चैनल देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, करेंगे ज़रूर आप। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश को फाइनल मैच में हराकर 7वां सैफ अंडर-17 फुटबॉल खिताब जीत लिया है? आंसर होगा बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश को हराकर ये जीता है। कोलंबो में ही हुआ, 27 सितंबर को ये फाइनल मैच हुआ था। अगला क्वेश्चन, यूनिसेफ ने किस संगठन के साथ मिलकर ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के दौरान प्रॉमिस टू चिल्ड्रन डिजिटल अभियान शुरू किया? आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के साथ। इसका उद्देश्य ये कि क्रिकेट की वैश्विक लोकप्रियता और प्रभाव का उपयोग करके जो सामाजिक मतलब महिलाओं और मतलब छोटे बच्चियों और बच्चों, इन सब का जो इनके लिए जो जिम्मेदारी है उसके बारे में भी चर्चा की जाए, इनकी पढ़ाई बेहतर ढंग से हो सके, इनको स्पोर्ट्स में मौका मिल सके, इन सब चीज़ों का। अगला क्वेश्चन, विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप 2025 के महिलाओं की कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में खिलाड़ी शीतल देवी ने कौन सा मेडल जीता? आंसर होगा गोल्ड मेडल जीता है, ठीक। कहाँ पर यह आयोजन हुआ है? तो दक्षिण कोरिया के वांगजू वहाँ पर हुआ ये, और इसमें पहला गोल्ड मेडल जीता है शीतल देवी ने ये, ओके। तो इम्पॉर्टेंट ये बात रही। शीतल देवी ने और भी मेडल जीते हैं, लेकिन वो सब जो मेडल हैं वो दूसरों के साथ मिलकर जीते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत ने किसे हराकर एशिया कप 2025 का खिताब अपने नाम किया? पाकिस्तान को हराया है, ओके। 5 विकेट से हराया, और भारतीय टीम ने पाकिस्तानी जो व्यक्ति हैं जो कि एशिया क्रिकेट क्लब उसके चीफ हैं, तो उनसे कप लेने से इनकार कर दिया था, ठीक है।
तो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में दुबई में आयोजन हुआ था और ये है कि टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी उससे रिलेटेड है। एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी ACC, उसके चीफ का नाम बताएं जिनसे टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी अपने व्यक्तिगत पदक लेने से मना कर दिया। आंसर क्या होगा? मोहसिन नकवी। ठीक है, मोहसिन नकवी। तो ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था, फिर विवाद हुआ, फिर ये ट्रॉफी लेकर अपने होटल चले गए, फिर दबाव पड़ा, तो अब इन्होंने जमा करवा दिया है और वो ट्रॉफी भारत को मिल जाएगी। अब अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। डॉक्टर MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, क्या नाम है? तो ये है एक तो संगठन है सहज समृद्ध और उनके व्यक्ति हैं N देव कुमार और वीरप्पन एक व्यक्ति हैं। इन दोनों को ये सम्मान दिया गया है, ये अभी हाल ही में 100 वर्ष यानी शताब्दी हुए हैं उनके जन्म के, MS स्वामीनाथन के। ठीक है, MS स्वामीनाथन को जानते हैं आप ना, बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं और भारत में जो कृषि क्रांति हुई है उनमें उनका योगदान बहुत बड़ा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंडिया बिजनेस ग्रुप यानी IBG ने भारत ब्रिटेन संबंधों को प्रगाढ़ बनाने और भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA जो हुआ था उसको कराने में जो भूमिका निभाई, तो उसके लिए प्रतिष्ठित लिविंग ब्रिज सम्मान दिया गया। क्या नाम है इनका? अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हीं को। कौन है प्राइम मिनिस्टर? कीर स्टारमर। इनको ये दिया गया है सम्मान। अब निधन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं जो महत्वपूर्ण है आपके लिए। प्रसिद्ध गांधीवादी GG पारेख का निधन हो गया 101 वर्ष की आयु में 2 अक्टूबर 2025 को। तो इनमें से क्या थे? आंसर क्या होगा? स्वतंत्रता सेनानी थे ही, लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे और श्रमिक आंदोलनों के नेता भी थे। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट व्यक्ति थे, उनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन, जेन गुडॉल, उनका निधन हो गया कब? 1 अक्टूबर 2025 को 91 ईयर की उम्र में। तो किस क्षेत्र से संबंधित थी? काफ़ी पॉपुलर। क्या होगा आंसर? प्राइमेटोलॉजी और संरक्षणवादी। ठीक है, पर्यावरण ये से रिलेटेड है, संरक्षणवादी। और प्राइमेटोलॉजी जो है ना, वो क्या है? प्राइमेटोलॉजी वो जो है ना, वो मतलब जो ये माना जाता है ना कि बंदर, फिर चिंपैंजी, फिर आदमी आगे बढ़ा और फिर अभी तक ये हम लोग पहुँचे हैं इस पर। डार्विन का जो सिद्धांत है ना, तो उसी चीज़ का अध्ययन करना उसको कहा जाता है प्राइमेटोलॉजी। ठीक है, उस चीज़ को जो किस तरीके से क्रमिक जो विकास होता गया जिसकी वजह से हम आज मनुष्य के तौर पर यहाँ दिख रहे हैं, वहाँ तक कैसे पहुँचे हैं और उनके बीच में जो हैं अभी, तो उन सब के बारे में पढ़ाई करना, उन सब चीज़ों को देखना, वो है रिसर्च करना, वो है प्राइमेटोलॉजी। अगला क्वेश्चन लेते हैं पर्यावरण से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पर? क्वेश्चन, ई कचरा उत्पन्न करने में दुनिया में भारत किस स्थान पर है जिसने 2025 में लगभग 22 लाख टन अनुमानित ई कचरा उत्पन्न किया है? आंसर क्या होगा? तीसरा है भारत। पहले स्थान पर कौन है? पहले पर चाइना है, फिर अमेरिका है और उसके बाद फिर भारत है। ओके, तो चाइना ने जो है ना वो कितना उत्पादन किया है? वो उत्पादन किया है 5.3 मिलियन टन, अमेरिका ने 3.2 मिलियन टन और भारत ने 2.2 मिलियन टन इतना ई कचरे का उत्पन्न किया है। ई कचरा क्या हुआ? जो हम आप मोबाइल यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करते हैं और एक समय के बाद हम रिप्लेस कर देते हैं, दूसरा खरीद लेते हैं, लेकिन वो जो आपके पास है उसको कूड़े में फेंक देते हैं या ऐसे ही हटा देते हैं, तो वो ई कचरा हो गया। ठीक है, और उस ई कचरे को उसका रिसाइकलिंग ढंग से नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी समस्याएं देश को जूझना पड़ रहा है। ठीक है, अब योजना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं और प्रश्न होगा, गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय समिति यानी हाई लेवल कमेटी ने कितने राज्यों के लिए 4,645.6 करोड़ के आपदा शमन, पुनर्वास और पुनर्निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी है? आंसर क्या होगा? आंसर होगा, ये टोटल 9 राज्य हैं, ए और बी दोनों होगा। ठीक है, असम, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। तो इन सब राज्यों में ये काम किया जाएगा। वहाँ पर
आपदा शमन, मतलब कि आपदा जो आई है उसको, उसके प्रभावों को ख़त्म करना, ठीक है। पुनर्वास, आपदा आ गई है तो उसको फिर से रीबिल्डिंग करना, और पुनर्निर्माण, फिर से निर्माण करना। पुनर्वास मतलब लोगों को फिर से वहाँ बसाना करना, और ये सब परियोजना है उसको मंजूरी ये दी गई है, महत्वपूर्ण। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने भारत भूटान की पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी, तो इसके तहत भूटान के किन शहरों को भारतीय रेल लाइनों से जोड़ा जाएगा? आंसर क्या होगा? गेलेपू और सामसे, गेलेपू और सामसे। तो ये दो को जोड़ा जाएगा, और इसको देखिए इसके बारे में। और हाँ देखिए, ये एक जो प्रोजेक्ट है ना, वो ये देख रहे हैं आप, कौन सा प्रोजेक्ट है? कोकराझार, जो असम का एक जगह है, वहाँ से गेलेपू तक, भूटान तक ये जाएगा, और इसके लिए 3,456 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये जो गेलेपू है ना, ये एक बहुत बेहतरीन शहर वहाँ बनाया जा रहा है, बसाया जा रहा है, और वो नई तकनीक पर आधारित ये पूरा शहर होगा। और दूसरा है औद्योगिक, ये जो है ना सामसे, ओके। तो दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो पश्चिम बंगाल के बनारहाट, एक जगह है बनारहाट, वहाँ से ये कनेक्ट किया जाएगा, और इस पर 577 करोड़ रुपए का जो टोटल खर्च आएगा। टोटल खर्च हो गए 4,033 करोड़ रुपए ये खर्च किया जाएगा। एक बार इसको हम लोग मैप के ज़रिए देख लेते हैं, फिर बेहतर ढंग से आप समझ पाएंगे, ठीक है। प्यारा भारत है अपना, और ये जो है ना वो भूटान है। तो एक तो यहाँ से ये कनेक्ट किया जा रहा है, यहाँ से यहाँ पर, इस जगह पर और इस जगह पर, ठीक है, ये असम हो गया। और एक पश्चिम बंगाल में यहाँ से और यहाँ पर कनेक्ट किया जा रहा है। तो इस तरीके से भूटान से हमारा कनेक्शन बेहतरीन ढंग से हो जाएगा। अब आप पूछेंगे कि अभी रेल लाइन से हम किन पड़ोसी देशों से जुड़े हुए हैं? तो दो ऑलरेडी हैं, एक तो बांग्लादेश है, उससे भी जुड़े हुए हैं, और दूसरा पाकिस्तान है, उससे भी कनेक्टेड है। लेकिन अभी हम रेल लाइनें चला नहीं रहे हैं, ठीक है। रेल लाइन बिछी हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन अभी चल नहीं रही है। जो बदमाशियाँ, शैतानियाँ वो करता है पाकिस्तान, उसकी वजह से, ओके। तो अभी एक्टिव रूप से जो है वो बांग्लादेश के साथ है, और अब हम भूटान के साथ करने जा रहे हैं, ये रेल लाइन बिछाने जा रहे हैं। क्लियर होगी बात? अब आगे बढ़ते हैं और विदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। प्रश्न होगा, अमेरिका में 1 अक्टूबर 2025 से सरकारी शटडाउन क्यों लागू हुआ? क्या वजह है वहाँ पर सरकारी शटडाउन है? बहुत सारे विभागों के कर्मचारियों को, 9 लाख कर्मचारियों को कह दिया गया है कि जाओ अभी छुट्टी, अभी आपको काम नहीं दिया जाएगा, ना इसके पैसे दिए जाएंगे। क्यों? इसका आंसर क्या होगा? कांग्रेस में बजट विधेयक का पास ना होना है। अब ये क्या मतलब हुआ बजट में, मतलब कांग्रेस में बजट पेश ना होना? कांग्रेस का मतलब वहाँ की संसद है। जैसे भारत में हम संसद कहते हैं ना, तो उसको वहाँ पर कांग्रेस कहा जाता है, ठीक है। जैसे भारत में 2 सदन है, वैसे वहाँ पर हाउस है और सीनेट है, 2 सदन है। भारत में लोकसभा और राज्यसभा है, ठीक है। तो जैसे भारत को बजट पास करने के लिए, यानी सरकार ने जो पूरे 1 साल खर्च करने हैं, तो उसके परमिशन लेनी पड़ती है ना, उसी को बजट कहते हैं। और वो संसद से परमिशन लेनी पड़ती है, तभी सरकार खर्च कर पाती है। 1 रुपया भी खर्च करना है ना सरकार को, तो जनता के प्रतिनिधि जो सांसद हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है, बहुमत के द्वारा। इसी तरीके से हर देश के साथ होता है, ज़्यादातर देशों के साथ होता है कि ये जहाँ लोकतंत्र है। तो इस तरह से वहाँ पर जो वहाँ की कांग्रेस है यानी संसद है, उससे विधेयक पास नहीं हो पा रहा है, इस वजह से ये दिक्कत हो रही है, ठीक है। टशन चल रही है, तनातनी चल रही है, ओके। और वहाँ का जो फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक का होता है? 1 अक्टूबर से अगले वर्ष के 30 सितंबर तक वहाँ का फाइनेंशियल ईयर होता है, ओके। क्लियर होगी बात? भारत का फाइनेंशियल ईयर कब होता है? भारत का फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का, ठीक है। तो यही है, ये आर्थिक साल होता है इसका। और उसके लिए जो बजट गया था पेश होने, कई सारे बजट हैं उसके, अलग अलग होते हैं। भारत में तो एक ही बजट होता है, वहाँ बजट के अलग अलग प्रावधान होते हैं, अलग अलग बजट पास कराना होता है। करीब 12 तरह के बजट हैं, उसको बिल कहते हैं, ठीक है। बिल, अंग्रेजी में बिल कहिएगा। तो वो पास नहीं हो पा रहा है, इसलिए सरकार के पास अब खर्च करने की अनुमति बची नहीं है। तो उसमें जो गैर जरूरी चीज़ें हैं उन सबको कह दिया गया। 9 लाख कर्मचारियों को छुट्टी पर, बहुत सारे डिपार्टमेंट फिलहाल अभी पॉज कर दिए गए हैं, यानी रोक दिए गए हैं, और कामकाज सब कुछ रुक गया है बहुत सारा, ठीक है। अब देखते हैं अब आगे कब तक ये बंद रहता है। इस दौरान क्या है ना, सेना काम करती रहेगी, स्वास्थ्य और एजुकेशन, इस सब चीज़ें जो काम होता रहेगा, इसके लिए फंडिंग नहीं रुकेगी, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए रुक जाती है।
अगला क्वेश्चन, नेपाल के बाद हिंद महासागर के किस द्वीपीय देश में जेएनजी के ज़बरदस्त प्रदर्शन के बाद वहाँ के राष्ट्रपति ने सरकार को भंग कर दिया? आंसर क्या होगा? मेडागास्कर। मेडागास्कर में ये हुआ है। नेपाल में अभी हाल फिलहाल आपने देखा उसका मेडागास्कर कहाँ मैप में दिखाते हैं? प्यारा भारत है अपना, और ये रहा मेडागास्कर, ये वाला जो है ना द्वीपीय देश है, अफ्रीका के ठीक बगल में ये जो देख रहे हैं यहाँ पर ये है। ओके, तो यहाँ जनता बहुत परेशान थी, वहाँ बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इससे गुस्सा लगातार बढ़ रहा था, भ्रष्टाचार भी है वहाँ पर, तो उसकी वजह से। ठीक है, तो मेडागास्कर, उसकी राजधानी क्या है? एंटानानीरियो। एंटानानीरियो। मुद्रा यहाँ पर अरियारी चलती है, मुद्रा अरियारी। आबादी 3 करोड़ 20 लाख के आसपास है। अब आगे बढ़ते हैं और अब दिवस से रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं। आप इस वीडियो के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन होगा, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन का दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। और थीम क्या है इस बार की? स्थानीय और वैश्विक कार्रवाई को आगे बढ़ाने वाले वृद्धजन, हमारी आकांक्षाएं, हमारा कल्याण और हमारे अधिकार, ये रहा है इस बार का थीम बुजुर्गों के लिए। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 1 अक्टूबर को। इस बार की थीम क्या है? थीम है संयुक्त पहल को अब पहले से अधिक अपनाएं, ये रहा इस बार की थीम। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है? महात्मा गांधी। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस होता है। तो संयुक्त राष्ट्र ने ये दिवस घोषित किया हुआ है, 2007 में घोषित किया था, और ये अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है उनको याद करने के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम। और इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री, उनका भी जन्म दिवस होता है 2 अक्टूबर को ही। अगला क्वेश्चन, विश्व पशु संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है और थीम है पशु बचाओ ग्रह बचाओ। अगला क्वेश्चन, सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 सितंबर को मनाया जाता है, 28 सितंबर। और इस बार की थीम क्या है? डिजिटल युग में पर्यावरणीय जानकारी तक पहुंच सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो है 30 सितंबर को। ठीक है, और थीम है अनुवाद एक ऐसे भविष्य को आकार देना जिस पर आप भरोसा कर सकें। अगला क्वेश्चन, विश्व नदी दिवस कब मनाया जाता है? तो सितंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है और इस बार 28 सितंबर ये था। और इस बार की थीम क्या है? थीम है हमारी नदियाँ हमारा भविष्य, हमारी नदियाँ हमारा भविष्य। अगला क्वेश्चन, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो है 29 सितंबर को। और थीम क्या है? एक भी पल ना चुके, डोंट मिस अ बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व गर्भ निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 सितंबर को मनाया जाता है और थीम है इस बार की सभी के लिए विकल्प, एजेंसी, इरादा, पहुंच, ये है इस बार की थीम। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है और थीम है इसके पर्यटन और सतत परिवर्तन। ओके, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 सितंबर को मनाया जाता है और इसकी थीम है अभी कार्य कर रहे हैं आप में समुदाय, ये है इसकी थीम। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। और भूलिए मत, अगर आप बिहार के तमाम कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो उसके लिए बैच अवेलेबल है, शानदार पूरी टीम तैयारी कराएगी और ये बस क्लासेस शुरू होने वाले हैं, तो वक्त अभी है, प्राइसेस बहुत कम है, ज्वाइन कर सकते हैं। और कल सुबह फिर मिलेंगे डेली करंट अफेयर्स के साथ। ओके, बाय।